Hello everyone, welcome to our channel where we are going to discuss about the motivational aspect. आज हम देखेंगे मूवी के थ्रू जो कि काफ़ी हिट है और काफ़ी हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस मूवी से हम क्या मोटिवेशन ले सकते हैं। आप भी देख लीजिए कि अपने जब हम इस जर्नी में या आपकी लाइफ की कोई भी जर्नी है, कोई भी इंसिडेंस हो जाता है तो उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स, जो भी बाधाएं आती हैं आपके लाइफ में, जो निराशाएं आती हैं, आप उनको ओवरकम करते हैं ना। अगर कोई छूट गया है पीछे तो आप कुछ टाइम के लिए तो आप हो जाते हैं डिसअपॉइंट, पर थोड़ी देर बाद टाइम के साथ आप भूल जाते हैं ना वो चीज़ कैसे आई। और इस मूवी के हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ चोल डायनेस्टी। अपनी प्रोनाउंसिएशन है, आप जैसे चाहें बोल सकते हैं। कोई चोलास बोलते हैं, कोई चोल बोल रहा है, ठीक है। तो ये डायनेस्टी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पेपर्स में बहुत आती है और इनके जो कुछ फेमस टेम्पल्स हैं ना, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ओके, और उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है हमेशा कि ना साउथ में जो ये वाला एरा था ये गोल्डन एज था, ठीक है। तो हमें इस मूवी से ही इंस्पिरेशन भी लेनी है, आज की वीडियो में मोटिवेशन भी लेनी है, और हमें ये भी देखना है कि जो जो करेक्टर्स इसमें दिखाए गए हैं वो करेक्टर्स हमारी आम जिंदगी में क्या मैच करता है, क्या हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ये करेक्टर्स उनको कैसे ओवरकम करते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये फिक्शनल है, ये फिक्शनल मूवी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हों क्योंकि आपको दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है उन्होंने, बट ये ना एक नोवेल पे बेस्ड है। जो नोवेल किन्होंने लिखी है वो लिखी है कल्कि सर ने, कल्कि कृष्णमूर्ति, एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, स्टोरी बताई है चोल डायनेस्टी की, और नाम क्या दिया है, पोनियन सेल्वन। जो अभी की ये मूवी है इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, पोनियन सेल्वन। देखो लिखा है ना PS1। पोनियन सेल्वन का मतलब क्या है, अभी के लिए आप यही देख लीजिए कि हिंदी में इसका मतलब है कावेरी, यानी कि जो नदी थी उनका बेटा। ओके, तो कौन है कावेरी का बेटा? कोई राजा था, चोला डायनेस्टी का ही था, चोल डायनेस्टी का ही थे, जो हम पेपर में भी पढ़ते हैं ना कि राज चोला को जी गंगाई कोंड चोलापुरम भी बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। तो कोई, आप अभी के लिए यही याद रख लीजिए कि कोई राजा चोला था, उसको कोई औरत थी मंदाकिनी नाम से, जो जब वो छोटा था ना तो वो नदी में डूब रहा था, तो इस लेडी ने, मंदाकिनी औरत ने उनको बचाया था, तो इसलिए उनका नाम क्या बन गया, कावेरी का बेटा पोनियन सेल्वन, जो इस कल्कि सर ने अपनी नॉवल में लिखा है। और इस नॉवल में है क्या, स्टोरी है रिवेंज की और प्रॉस्पेरिटी की। एक तरफ में एक औरत है जो अपनी साथ हुई बुरी चीज़ों का या अपने किसी मेंबर के साथ हुई बुरी चीज़ों के लिए लड़ती है, और मतलब वो गलत तरीके से रिवेंज लेती है, उसके हिसाब से वो सही है, ठीक है, बट वो यूटिलिटेरियन अप्रोच नहीं है। मतलब क्या है कि वो मेजॉरिटी को पॉजिटिव वे में इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रहा है। तो वो उसकी तरफ से वो खुश है कि मैं रिवेंज ले रही हूँ, मैं अपना बदला ले रही हूँ, बट जिनको वो इफ़ेक्ट कर रही है उनकी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, या आप बोल सकते हैं उनकी ऐसी एक नेचर है कि वो उस चीज़ से भी ओवरकम कर लेते हैं, और वो इतने प्रॉस्पर हो जाते हैं कि आज की डेट में, यानी कि हम जो जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, डिजिटल सेंचुरी में, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यही आपको भी सेम अपना ऐसा एटीट्यूड रखना है कि अगर कोई आपके प्रति कुछ भी ऐसे रिवेंजफुल, या कोई भी हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशन वाले, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हो सकता है जिनकी एनर्जी आपसे मैच ना करती हो, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती हो, कुछ वो आपके खिलाफ हो जाए या कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए आपकी लाइफ में, तो आपको नहीं उसमें डूबना है, आपको क्या करना है, उसको प्रॉस्पर करना है, इनसे सीख लेनी है। तो आज हम जो अपनी मोटिवेशनल एस्पेक्ट है ना, उसमें हमने हिस्ट्री भी ऐड कर दी है, प्लस इसमें हमने एथिक्स का पार्ट भी ऐड किया है, जो आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। इवन कि जो एसेज होते हैं ना इस पेपर्स के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, अगर आप उसमें कोई न्यूज़ या कोई एनेक्डोट, यानी कि एक छोटी सी कहानी डाल दो ना, तो वो जो रीडर होता है ना, जो पढ़ने वाला टीचर होता है,
कुछ बच्चे देखो, लाख बच्चा पेपर दे रहा है, उसमें से कुछ हज़ार जब बैठने लिखते हैं मेंस पे, तो सबका एक ही इंट्रोडक्शन जब वो पढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद जो एग्जामिनर होता है ना, वो एक मोनोटोनस अप्रोच आ जाती है, वो बोर हो जाते हैं। अगर आप कुछ हट के लिखेंगे, कुछ ऐसे एक्साइटिंग वे में लिखेंगे जो उनको इनरिच करेगी, उनको जोड़े रखे, अच्छा नेक्स्ट में क्या लिखा होगा इसने, तो वो बेटर है ना। तो आप इनके भी आइडियाज़ थोड़े बहुत आप अपने पेपर्स में लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें हम कहानी के रूप में शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये जो मैम है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये किसका रोल प्ले कर रही है? नंदिनी और मंदाकिनी। मंदाकिनी हमने पढ़ा ना पीछे कि किसी राजा चोला को मंदाकिनी ने बचाया था। बेसिकली जो मंदाकिनी है ना, वो नंदिनी की ममा है, यानी कि मदर है। और ये ट्विन्स थे, मतलब वो जो उसकी शक्ल है ना, वो उसकी मम्मी से मिलती है, तो इसलिए इनका रोल प्ले सिर्फ यही कर रही है। बहुत सुंदर है, और इतनी सुंदर है कि जो कोई भी उनको देखता है तो वो मोहित हो जाता है, ठीक है। इतनी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आ गया एक कैरेक्टर। तो यही है हमारी स्टोरी का पार्ट, यही रिवेंजफुल हैं, यही अपनी मदर यानी कि मंदाकिनी का बदला ले रही हैं, ठीक है। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आप सारी टाइम या अपनी जर्नी के टाइम पे अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ में ले गए, या आप किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, या किसी के कुछ अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है उसका आप एहसान नहीं ले, मतलब आप उसको ठीक नहीं मान रहे हैं, बस पीछे से आप किसी की बातें कर रहे हैं, कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है मतलब बिना कोई क्विड प्रो को के, मतलब अपने मतलब के बिना, बट आप बाहर जाके उसके बारे में उल्टा बोलें, गलत बोलें, या फिर आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, थोड़े टाइम के लिए तो आप खुश हो जाएंगे ना कि देखो जी मैं ये हो गया, मैं बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं बड़ा हो गया, वो तो ऐसे ही है। वो तो शॉर्ट टर्म है ना, लॉन्ग टर्म में तो आपके जो एनर्जीज़ हैं वो तो आपको रिबाउंड करेंगी ना। तो वही हाल इनका भी हुआ। क्या हुआ इनका हाल कि इन्होंने जो अपना सारा प्लान था ना इनका, कि वो सबको एल्योर करेंगी, अपने ये जो अपना जो ब्यूटी फेस है उसके पीछे जो उनका शातिर दिमाग है, उसके थ्रू वो किसी राजमहल में जाएंगी, उस राजा से अपनी माँ का बदला लेंगी, एंड उसके पूरे वंश को ख़त्म करेंगी। ख़त्म तो वो कर गई, बट लास्ट में क्या हुआ उनके साथ कि वो खुद भी रही नहीं वैसी जैसी वो पहली थी, ठीक है। तो क्या कहानी क्या है ये देखिए, मेन कैरेक्टर्स यही हैं। पहले थे सुंदर चोल राज, उनके 2 बेटे आदित्य करिकलम, ये आ गए सुंदर चोल, ओके। और ये आ गए सुंदर चोल, ये आ गए इनका बेटा आदित्य करिकलन, ये इनका बड़ा बेटा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत क्षत्रिय था इनकी बहुत ज़्यादा वेलर था इनके, ठीक है। तो इनको उन्होंने कहीं कांची में भेज दिया था। तब इनकी लड़ाई किनसे हो रही थी? पांड्यास से, ठीक है। कौन से पांड्या से? वीर पांड्या, जो पांड्या डायनेस्टी है ना, आपने पढ़ा होगा, उनसे इनकी लड़ाई होती थी। तो ये हो गए आदित्य करिकलन, एंड इनके भाई जो छोटे भाई अरुण मोजी वर्मन यही है राजा चोला, जो काफ़ी प्रॉस्पर किया, जिन्होंने चोला किंगडम को एक्सपेंशंस कर दी, साउथ ईस्ट एशिया तक, थाईलैंड, मलेशिया तक कर दी, और इवन कि श्रीलंका तक भी कर दी, ठीक है। और इन्हीं के बारे में हमें मेन पढ़ना था इसमें, ओके। ये आ गई कुंदवई, ये कौन है? इन दोनों की बहन, ठीक है। ये भी बोलते हैं कि उस ज़माने में जो वहाँ की लेडीज़ थी ना, उनमें भी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटल नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि वो हर काम अच्छे से करती थी। बात क्या हुई, स्टार्टिंग में जब कहानी शुरू होती है तो ये जो राजा है ना सुंदर चोल, इन तीनों के पापा, फादर, ये हो गए बीमार एकदम से। उन्हें क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया। जब उनको पैरालिसिस हो गया तो उनसे वो बेड रीडन हो गए, मतलब वो बिल्कुल बेड पे बैठ के, उनसे चला ना जाए और उनसे सांस भी ना आए। तो वो बोले कि गुप्तचर जो होते हैं ना, जैसे आज की डेट में क्या है, SMS कर दिया किसी को या मैसेज कर दिया कि आ जाओ, तो वो आ जाते हैं ना। तो वैसे ही इन्होंने अपने ना एक सीक्रेट एजेंट्स रखे होते थे, वो उनको
क्यों एजेंट क्यों रखे हैं? क्योंकि इनके 2 बेटे हैं ना, वो एक तो श्रीलंका में बैठा हुआ है और एक बैठा है कांची में। तो वो पांड्या डायनेस्टी से लड़ रहे हैं ताकि वो ग्रो ना करे। तो चोरी चोरी उन्होंने भेज दिया कि तुम्हारा जो बाप है वो मरने वाला है, तो आप आके मिल जाओ। ओके, ये इसको भेजा और इसको भेज दिया। तो ये लेडी जो है, इनकी बहन, ये अभी राजकार्य संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। एकदम से क्या होता है कि जो इसका जो इस लेडी का जो पापा है, मतलब जो बीमार है, उनको कौन दिखती है? उनको दिखती है ये लेडी, ये, ठीक है। अब ये कौन थी? नंदिनी थी या मंदाकिनी थी? उनको पता नहीं चल रहा था। बट जब उनको ये लेडी दिखती है इनको, तो ये और विचलित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इनको बुरा हाल होने लग जाता है। तब इन्हें एक कहानी याद आती है कि ये जो लेडी है मंदाकिनी, ये इनकी इलीगल रिलेशन था इनके साथ। जब ये किसी कहीं पे वो लड़ने गए थे, तो इन दोनों की एक बेटी हुई जो हुई नंदिनी। ओके, जो कि ऐश्वर्या राय प्ले कर रही है इसमें। तो वो नंदिनी हूबहू अपनी माँ के जैसी थी। तो वो इन्होंने बोला कि मैं राजा हूँ, तो मैं तुम्हारे महल में नहीं लेके जा सकता हूँ, तुम नीच, मतलब कुछ ऐसा था कि तुम हमारे ऐसे नहीं हो, हमारी जो जनता है जो राजघराने में, ये सब नहीं चलता है। तो वो जो मंदाकिनी थी वो बोलती है कोई बात नहीं, तो वो अपनी बेटी को रख लेती है अपने साथ ही। तो बाद में उनकी शादी पांड्यन ब्रदर से करवा देते हैं, वीर पांड्या से। तो बेसिकली वीर पांड्या जो था वो ऐश्वर्या राय जो इसमें बनी है नंदिनी, उसका वो बाप बना दिया गया। बट क्या हुआ कि जो ऐश्वर्या राय की मम्मी थी यानी कि मंदाकिनी थी, वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई और उसकी आवाज़ चली गई, और ना वो बोल सकती थी और ना ही वो किसी को अपना बता सकती थी, ना ही वो सुन सकती थी। तो ये बात हो गई। बाद में जब इनके जो बेटे आते हैं ना 2, ये तब आते हैं जब इनका जो पिताजी हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो क्या होता है कि ये जो इनका बेटा होता है ना, अब नंदिनी जो होती है ऐश्वर्या राय, वो खुश हो जाती है कि मेरा एक शिकार तो मर गया। देन उसका नेक्स्ट शिकार होता है आदित्य। आदित्य उसको बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। बट क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि राजघराने में सब बोलते हैं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते नंदिनी से, ये हमारे राजघराने की प्रथा के खिलाफ है। तो पर आदित्य जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, वो बोलता है नहीं मैंने उसी से शादी करनी है। बट एंड में क्या हो जाता है, इतना वो पॉसेसिव हो जाता है, वो देखता है कि ये जो नंदिनी है किसी के साथ हट में बैठी हुई है। वो कौन था वहाँ पे? वीर पांड्या। ये ना उस हट को ही आग लगा देता है, झोंपड़ी को आग लगाता है। उसमें क्या होता है, वीर पांड्या मर जाता है। नंदिनी को एक और मौका मिल जाता है कि आदित्य से बदला लें, क्योंकि उसका जो वहाँ नाम का बाप था वीर पांड्या, उसने उसको भी जलाने की कोशिश की और साथ में उसके बाप को जला दिया। ठीक है, किस तरह से नंदिनी तो बच जाती है, बट वो उसका बदला लेने का जो अंदर आग होती है वो और शुरू हो जाती है। तो वो क्या करती है, उसके बाप को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है, तो साथ में क्या करती है, एक और इंसान होता है उत्तम चोल। उत्तम चोल कौन होता है? ये है उत्तम चोल। ये उस सुंदर चोल का भाई, चचेरा भाई। ओके, नंदिनी इसके साथ मिलके उस सुंदर चोल को जहर देती होती थी। तो धीरे 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 उसको बंधक बनाया हुआ था, जहर देती थी। तो जहर देने से क्या, उसको हार्ट अटैक आ गया और वो पैरालाइज्ड हो गया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये इसको पता था, जो कि उसका भाई था राजा का। ओके, तो ये चीज़ें कुंदवई को पता थी। ये कुंदवई कौन थी? राजा की बेटी। वो क्या करती है, कुंदवई को ये सब पता होता है कि जो उनका इलीगल अफेयर था, वो क्या करती है कि नंदिनी की माँ को, जो कि उस टाइम पे मौजूद होती है राजघराने में जब उसका बाप मरता है, वो चोरी चोरी भेज देती है, आप चले जाइए यहाँ से। और नंदिनी को वो कल्प्रिट मानती थी, ये नंदिनी से जलती थी। ओके, तो ये जो था वंध्यथीवन, ये और कुंदवई, ये दोनों शादी करना चाहते थे। और ये जो वंध्यथीवन था, ये एक टाइप का ना कमांडर था। ठीक है,
कमांडर था उनकी मिलिट्री का, बहुत ज़्यादा उनकी लॉयल्टी थी इसकी उनके साथ। ओके, और ये दोनों चाहते थे कि हम शादी कर लें। लास्ट में क्या होता है कि ये जो लड़का है ना, आदित्य करिकलन, जो नंदिनी होती है ना, ऐश्वर्या राय, वो क्या बोलती है, वो चाहती थी कि ये भी मर जाए। तो वो उसको धीरे धीरे बोलती है कि मैंने तुम्हें फंसाया है, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने तुमसे शादी करनी थी एक्सेट्रा। इस बंदे को, ये जो आदित्य करिकलन है, इसको 64 घाव लगे थे, 64, पर स्टिल वो सरवाइव कर गया। बट जो नंदिनी से उसकी अटैचमेंट थी, जब नंदिनी ने सारे सच बताए, उसने क्या क्या बताया, उसने बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ, और मैं मंदाकिनी की लड़की हूँ, ठीक है, और तुम ही ने मेरे बाप को मार दिया, और मैंने ही तुम्हारे चाचा के साथ मिलके तुम्हारे बाप को मार दिया। ओके, तो ये सब सुन के इस सहन नहीं हुआ और ये भी मर गया। तो एक ही दिन में क्या 2 मौतें हो गई, ये भी मर गया। तो नेक्स्ट जो रह गया सीरीज़ में वो ये था, अरुण मोजी वर्मन, ठीक है। तो जो नंदिनी थी उसका नेक्स्ट टारगेट कौन था, ये अरुण मोजाई वर्मन। ये जब उन्होंने देखा कि मेरा बाप भी मर गया और मेरा भाई भी मर गया, तो मुझे जाना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो उसकी जो बहन होती है कुंदवई, वो इसको बता देती है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो इनका एक गुप्तचर होता है, वो बोलता है कि आप राजा बन जाइए। तो ये इनका क्या तरीका होता है कि इनको पता होता है कि ये सब नंदिनी कर रही है। तो ये बोलते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं अपने चाचा को राजा बनाऊंगा, ठीक है। चाचा कौन था, चाचा थे उत्तम चोल। ओके, तो फिर ये जो अरुण मोजाई है, इनको पता चल जाता है, तो इन्हें सबके साथ मिलके क्या कर देते हैं कि वो चाचा को बना देते हैं हेड, वहाँ का राजा अब चाचा बन गया। तो चाचा को भी तो यही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को क्यों मारा, क्योंकि उनको गद्दी चाहिए थी, ठीक है। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने तुम्हारे इससे माफ़ी मांगते हैं कि हमने तुम्हारे पापा को मार दिया, पर हम अब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जो नंदिनी थी उसका नेक्स्ट निशाना तो अरुण मोजई वर्मन था, बट वो तो थ्रोन पे बैठा ही नहीं, वो सिंहासन पे बैठा नहीं। अब उसकी जगह उसका कौन बन गया, नेक्स्ट शिकार कौन था, उत्तम चोल। ओके, उनका बन गया ये उत्तम चोल। इसको भी कहा जाता है कि एक दिन ऐसे ही हार्ट अटैक आ गया और ये मर गया। तो जो ये था अरुण मोजाई वर्मन, इनकी जो कॉन्स्पिरेसी कह सकते हो या इनकी जो चाल थी वो सही रह गई। अब कोई सक्सेसर बचा ही नहीं, ठीक है ना, तो यही रह गए, तो ऑटोमेटिकली इन्हीं को बनना था कुछ टाइम बाद। तो अरुण मोजाई जो है वो बन गए। तो इतना टाइम पीरियड में जो नंदिनी थी, नंदिनी बोला जाता है कि जो नंदिनी थी उससे को कुछ सदमा लग गया, वो थोड़ी सी पागल हो गई और उसको उन्होंने निकाल दिया वहाँ से। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, देखिए, जो हमें सीख मिलती है कि जो राजा चोला थे, सॉरी, जो ये सुंदर चोल थे, ये अपनी वाइसेस को कंट्रोल नहीं कर सके, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सके, है ना। जो इंसान अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर ले, वो अब भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी से धोखा नहीं खाता। उसके एनिमीज़ तो होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं कि वो उनकी जान ले लें। ओके, तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़, ये आप हमेशा याद रखें। आप अपनी दिमाग को या मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज को इस तरह से चैनलाइज कीजिए ताकि आपकी जो वाइसेस हैं, जो आपकी बुरी आदतें हैं, जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप उनसे बचें। ओके, कहीं पे अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत कीजिए। इवन कि अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, आप ले लीजिए एडवाइस, बट आपको अल्टीमेटली आपको देखना है कि क्या आपके लिए काम करता है और क्या आपके लिए नहीं काम करता। ओके, इनसे क्या सीख मिलती है आदित्य करिकलन से, इनसे ये सीख मिलती है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है, अगर बॉडीली स्ट्रांग है, इट्स फेयर एंड गुड इनफ कि आप लड़ सकते हैं, लोगों से लड़ सकते हैं, किसी का डिफेंस कर लेंगे, किंगडम को बचा लेंगे। बट अगर आप मेंटली वीक हैं तो छोटी से छोटी बात भी आपको लग जाएगी, लगी ना इनको भी।
तो मेंटली वीकनेस इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप खुद की अपने आप को ही दोषी बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो आपको अपनी वाइसेस कंट्रोल करनी है, जो हमने इनके पापा से सीखा। इनसे हमने ये सीखा कि आपको खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप हर अपनी जो मिसहैप्स होती हैं लाइफ में, या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको सहने के लिए तैयार रहें। ठीक है, इनसे क्या सीखा हमने? इनसे ये सीखा कि पेशेंस पेस, परसेवरेंस पेस। जितना मर्जी टाइम लगा उनको, देखो कितना टाइम लगा उनको। पहले उनका भाई लगा, ठीक है, भाई की डेथ हो गई, फिर कुछ उसकी बहन को बोला गया, बट वो बहन बैठी नहीं। फिर उनके चाचा, ठीक है, उनका वेट था ना, वो वेट कर ही जा रहे थे इतने सालों से। फिर चाचा की डेथ हुई, फाइनली वो अपने गोल पे पहुंचे। पर उनका क्या था? पेशेंस उनकी काम की, उनकी स्ट्रेटजीज काम की, उनकी पॉलिसीज पर्सपेक्टिव बहुत काम किए ना काम। तो आपको अगर अपना पता है कि ठीक है, मुझे पता है इसका क्या कंक्लूजन आएगा, इसका क्या रिलेशन आएगा, तो मैं ये सही कर रहा हूँ, ये सही कर रही हूँ, मुझे किसी के बारे में नहीं सुनना है, बस हाँ थोड़े लोगों को साथ लेके चलना है जो मेरे अपने हैं। ठीक है जी। कुंदवई से क्या आया कि अगर आपकी लॉयल्टी अच्छी हो, अगर आपका दृढ़ निश्चय अच्छा हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं। आपको बस एक टैक्टफुल स्किल कैपेबिलिटी रखनी है अपने आप में, हर चीज़ को सीखना है आपने, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहें। एजुकेशनल फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सीखना है कि मुझे एजुकेशन लेनी कैसे है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, मुझे इस चीज़ को समझना कैसे है, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं तो मुझे बस वही नहीं पढ़ना है, बुक वॉर्म नहीं पढ़ना है, बुक वॉर्म नहीं बनना है, थोड़ा बात भी करनी है किसी से। अगर मैंने कुछ चीज़ बोली है, मुझे समझ नहीं आए, तो मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत है, तो मुझे सीखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मुझे रखना है, इनसे हम सीख सकते हैं। ये थे वंदियर थीवन। इनसे यही सीख मिल सकती है कि आप हमेशा वेलर में रहें, तैयार रहें हर स्थिति को प्रॉपर देखने में। ठीक है, कि कैसे रखना है, क्या पॉलिसी रखनी है, अगर पॉलिसी टाइम पे चेंज करनी है तो कैसे करनी है, अगर कुछ एक टाइम पे हो गया तो एंग्जाइटी कंट्रोल कैसे करनी है। पेपर देने जाते हैं हम, एंग्जाइटी इतनी हो जाती है, पेपर दे देते बैठते हैं, यार ये तो मुझे आता है, और जब लास्ट में अटैम्प्ट करने लगते हैं, भूल गया, ब्लैंक हो गए। जैसे ही पेपर दे के आए हो, पैर बाहर रखा, अरे ये तो मुझे आता था। तो वो स्किल्स हमें सीखने हैं। ठीक है, उत्तम चोला से हमें ये पता चला है कि किसी की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा फिर डिपेंड ही रहेंगे। थोड़े टाइम के लिए तो चीज़ें मिल जाएंगी, पर आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम में खुद ही मर जाएंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा मोटिवेशनल एस्पेक्ट। अब हमारा आ गया एंशंट हिस्ट्री एस्पेक्ट। तो क्या था इनकी एम्पायर की हिस्ट्री, थोड़ी सी देख लो। 300 BC से 200 AD संगम एज आया, उसमें कौन आए थे? अग्नि चोलास आए थे पहले। ओके, 200 AD to 800 AD में क्या था? इंटररेग्नम, मतलब कुछ हमारा लिटरेरी सोर्स नहीं अवेलेबल है कि इस टाइम पे क्या क्या हुआ था। देन 848 AD आया, जो विजयाला पीरियड में आया। ओके, देन 871 to 907 AD में कौन आए? आदित्य वन, इन्हीं के डायनेस्टी के थे। देन 900 to 955 AD परंतंका चोलास। 985 to 1014 AD में कौन आया? राज राजा चोला, जो अभी हमने पढ़े। एंड उनके आगे सन आए राजेंद्र थ्री। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनाए, इनका टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। और ये भी कहा जाता है कि ये क्या करते थे कि जब टेम्पल बनाते थे ना, तो राजा की अपनी मूर्ति लगा लेते थे, या अपने पिताजी की मूर्ति भी साथ में लगाते थे। वो अपने आप को इतना सिग्निफिकेंट वे में देखते थे। इवन कि इनकी नाव बनाने की जो तरीका है वो आज भी चल रहा है। नेवल एक्सपीडिशन इनकी इतनी ज़्यादा थी, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँचे हुए थे, श्रीलंका तक पहुँचे हुए थे। और ये जो आपके राज राजा चोला हैं, इनको गंगाईकोंडा चोलपुरम भी बोला जाता है। सॉरी, राजेंद्र थर्ड को बोला जाता है, गंगाईकोंडा चोलापुरम। इवन कि राज राजा वन जो थे, उन्हें टाइटल मिले थे, कौन कौन से मिले थे? मुमुदी चोला, जयाकोंडा, शिवपद शेखरा। ओके, तो इनका क्या था? पांड्यास के साथ ही लड़ाइयाँ चलती थी। पहले पांड्यास ने चोलास को हरा दिया, फिर चोलास ने पांड्यास को हरा दिया,
फिर पांड्यास को किन्होंने हरा दिया, खिलजीज आ गए, फिर मुगल ईरा आ गया, तो ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई। ओके, बस ये है कि जो ये जो राजा चोला जी थे, ये काफ़ी रिलीजियस पर्सन थे, बहुत ज़्यादा रिलीजन था उनमें। तो वो एक दिन बोलते हैं कि बंगाल में वो गंगा जल लेने गए थे, तो वहाँ का जो राजा था उन्हें लगा कि वो लड़ने आए हैं, तो वो लड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप हमसे लड़ने आए हैं, तो वो बोला नहीं, मैं तो सिर्फ गंगा जल लेने आया था, तो अगर आपने अटैक किया तो फिर मुझे तो जवाब देना ही था। तो इस तरह से उन्होंने वो चीज़ तो ले ली, पर उन्होंने बोला मेरी जगह पे आप भी राज करोगे, बट हाँ नाम मेरा चलेगा यहाँ पे। तो ये इतने अच्छे वो थे, वॉरियर थे। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, यहाँ काफ़ी शुरू हुई, डेमोक्रेटिक रूल था, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ये कोई सती सिस्टम ऐसा था नहीं, लोग आराम से बैठे हैं, लेडीज़ भी शस्त्र विद्या वगैरह सब सीख रही हैं, है ना। तो ये था हमारा मोटिवेशनल एस्पेक्ट, उसमें हमने अपना थोड़ा सा टॉपिक भी देख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि हमें हर एक चीज़ से कैसे सीखना है। अगर हम कोई हिस्टोरिकल मूवी देख रहे हैं तो उसमें हमें अपने लिए मोटिवेशनल क्या देखना है, हमें यही देखना है कि उस चीज़ से हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ सीखी। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से फेल हो रहा है, तो आपको खुद भी देखना है कि रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, मदर के साथ हो गया, फादर के साथ हो गया, सिस्टर्स के साथ हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया, ब्रदर्स के साथ हो गया। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप आप सिर्फ मेल फीमेल का ही देख रहे हैं, आप वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचिए, थोड़ा दूर जाके सोचिए। तो रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हो सकता है कि आपको और आपके मदर और फादर की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही हो, कहीं पॉइंट पे आप मीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उनकी भी सुनिए, अपनी भी सुनिए, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ठीक है। ये सीख लिया हमने। इवन ये भी सीखा कि किसी पे अंधाधुंध विश्वास ना करें, ब्यूटी लाइज विद द बिहोल्डर, ओके, और लाइज विद द ब्रेन, ना कि बाहर, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी बॉडी साउंड है बट अगर आपका दिमाग ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। और इवन कि देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, एटलीस्ट आपको भी देखना चाहिए कि आप भी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं, इतने तत्पर आप भी हैं। अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप भी उनके लिए कीजिए, ओके। ये चीज़ें हमने सीख ली। तो मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई वीडियो या कोई हमें सिंगर को देख के या किसी की लाइफ देख के करना है। हम हिस्ट्री से भी मोटिवेशन ले सकते हैं, जैसे हमने आज किया। मूवी से मोटिवेशन लीजिए आप, ठीक है, बनाने वाले से मोटिवेशन लीजिए आप, एक्टर्स से मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेशन कैसे लेनी है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पहले वो कैसे थे, फिर सक्सेसफुल हुए, फिर उनका डाउनफॉल आया, वो फिर से खड़े हो गए, हाँ, तो वो यही सक्सेस होती है। इवन कि APJ अब्दुल कलाम सर भी बोलते थे कि इट्स वेरी इजी टू गेट सक्सेस को पाना बहुत आसान है, बट टू बी देयर, टू रिमेन देयर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे पहुँच के वहीं पे रहना, उस चीज़ को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है, ओके जी। तो आई होप आप सब जितने भी सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने गोल में सक्सेसफुल हो जाएं और आप एक अच्छा फ्यूचर बनाएं अपने लिए। थैंक यू सो मच, and do like, share and subscribe the video.